नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज चर्चा आपदाओं पर हो विचार, चला चुनावी प्रचार। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार और जनता से वादे और दावे भी नेताओं ने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया और राजनीतिक दलों की उपलब्धियों और राष्ट्रीय और राज्य की अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा नहीं रहा। जबकि हिमालय राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहता है। उत्तराखंड का अगर जिक्र किया जाए तो अब तक कई बड़ी आपदाएं उत्तराखंड को कई बड़े जख्म दे चुकी है, जिसमें केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसे जख्म हैं जिनमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए, हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हो गया। और इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए तमाम सरकारों ने कुछ एक प्रयास किए, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपाय के बारे में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा, चुनावी चर्चा नहीं की। इन मुद्दों को लेकर लगातार दरकते पहाड़ और खतरों के साए में जी रहे पहाड़ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में आखिर कब आपदा को मुद्दा माना जाएगा, आखिर कब यहां के राजनेता और लोग इस मुद्दे पर गंभीर होंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा को 70,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और क्षेत्र के विकास से संबंधित मिली है। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर से आपदा का मुद्दा नहीं रहा। जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलती रही है। बावजूद इसके आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है। लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए है। आपदा निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। प्रतिवर्ष आपदा से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और सरकार ने जो हमारे 350 गांव आपदा की जद में हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना था, पुनर्वास होना था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। न केंद्र सरकार ने की, न राज्य सरकार ने की। जोशीमठ दरक रहा है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है वहाँ पर। निश्चित रूप से उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से होकर के निकलती हैं। यहाँ आपदा लगातार आती हैं, बरसात में भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ये आपदाएँ तो दैवीय आपदा हैं, लेकिन इनके न्यूनीकरण के लिए हम लोग काम करें। तो इसके लिए किस तरह से आपदा से नुकसान कम से कम हो सके और जन हानि कम से कम हो सके, संपदा को भी कम से कम हानि हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसी आपदाएं हैं आज भी डरा देती हैं। इन आपदाओं से सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। वहीं हिमालय राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कम नहीं है।
भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जोन 4 में आता है। वहीं टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। आज जब जो है पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र तमाम तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है, जोशीमठ का सवाल, उसका विस्थापन का मुद्दा और बड़ी परियोजनाओं से होने वाला जो यहाँ का पर्यावरण का नुकसान है, वो इन चुनावों में कहीं भी जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा है। हम लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, हिमालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों की ये मांग है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये सवाल जो है हमारी राजनीति के सवाल बने। देखिए, जब से हम लोग जब सरकारों में रहे हैं उत्तराखंड में, जितनी भी आपदाएं आई हैं, जितनी भी विपत्तियां आई हैं, हमने टाइम टू टाइम उनको फेस भी किया और फेस ही नहीं किया, उसका निराकरण भी ढूंढा और निराकरण किया भी। इसलिए आगे भी हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के जितने स्पॉट्स हैं उन सबको हम लोगों ने चयनित किया है और आगे भविष्य में क्या अच्छी योजना बन सकती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नई टेक्नोलॉजी हम लोग इजाद कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सुदृढ़ उत्तराखंड कैसे बने, उस सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही राज्य में आपदा को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा। देखना यह होगा कि आखिर कब उत्तराखंड की राजनीति में आपदा को प्रमुखता मिलती है और आखिर कब हम पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा और इसी बात को लेकर है, क्योंकि लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, चाहे पक्ष का जिक्र किया जाए या विपक्ष का जिक्र किया जाए, जो मुद्दे रहे वो हर एक मुद्दे को उठाया गया, लेकिन आपदा को दरकिनार किया गया, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जरूरत है, और वो भी ऐसे समय में जब कई आपदाओं का दंश उत्तराखंड झेल चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवेश उनियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही पीसी थपलियाल जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अतुल सती जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे मेहमान। फिलहाल शुरुआत देवेश उनियाल जी से कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष भी इस बार लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो वो तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपदा को दरकिनार किया जा रहा है? किसी भी पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। देवेश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं। देवेश जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है देवेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। चले, अनम्यूट कर लीजिए देवेश जी, एक बार अपनी बात को रखिए अनम्यूट करने के बाद। चले देवेश जी, आप सुन पा रहे हैं? चले, मुझे लग रहा है देवेश जी सुन नहीं पा रहे हैं। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद अतुल जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, चूंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं और बहुत बारीकी से उन सारे मुद्दों को समझते हैं, और जिसको लेकर क्योंकि लगातार पक्ष की तरफ से भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सत्ता विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों में
जो आपदा है उसको लेकर कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। क्यों दरकिनार किया जा रहा है? पीसी थपलियाल जी। जी देखिए, जो आपदा है, आपदा हमारे लिए चोली दामन का साथ है, आपदा के साथ हमारा। और जब से उत्तराखंड के कालांतर से ही हमने ऐसी ऐसी आपदाएं फेस की हैं और हमें आपदा को फेस करना आता भी है। हमारे पूर्वजों ने वो शिक्षा हमारे परंपरागत तौर से आई है। लेकिन जो आज की राजनीति हमारे लिए एक आपदा बन के आई है, और ऐसी आपदा बन के आई है कि वो आप ही देखिए कि 70,000 सुझाव, देख अभी उनका एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा था कि 70,000 सुझाव आ गए। ऐसे ही इन्होंने बजट बनाया, इनके पास लाखों सुझाव आए। ऐसे ही ये जिस तरह से अगर कल युद्ध होता है और तब जनरल कहेगा कि जरा सुझाव चाहिए मुझे पब्लिक के कि मैं किस तरह से, अरे अनुभवहीन राजनेता हो, तुमने इस राज्य को बर्बाद कर दिया है और तुम केवल एक यशस्वी के दिमाग से पूरे उत्तराखंड के भूगोल को बिना समझे हुए सबसे पहले तुमने जो यहाँ पे जो कुछ भी काम किया है, चाहे तुमने स्वच्छ भारत अभियान किया हो, स्वच्छ भारत अभियान में उत्तराखंड के भूगोल को नहीं समझा। यहाँ पे इन्होंने पूरे शहरों में तो सीवर के हमारे गड्ढे हो रखे हैं क्योंकि इन्होंने सीवर लाइन नहीं बनाई पहाड़ों में। अब देखो, जब सती जी ने बड़े जोर शोर से ये उठाया जो जोशीमठ, जब पूरा का पूरा दरका, तो तब जाके आज वहां पे वार फुट पे ये सीवर लाइन बिछा रहे हैं। इनको तब नहीं मालूम था कि जब औली में ऊपर होटल बना और वो होटल पूरा का पूरा एक गड्ढा बना के पूरा सीवर वहां कच्चा गड्ढा, क्योंकि पहाड़ में कहीं भी सीवर के जो गड्ढे बन रहे हैं वो पक्के इसलिए नहीं बनाते कि उनको साफ करने के लिए जो मशीनें होती हैं वो उस तरह से वहां नहीं पहुंच पाती जिस तरह से मैदान में पहुंचती है। इसलिए पूरा पौड़ी में जाइए, जहां कहीं भी जाएंगे आप। दूसरी ओर जो आज ये ऑल वेदर रोड के नाम पे इन्होंने सड़कों का चौड़ीकरण किया, उससे आज पहाड़ के पहाड़ धसक रहे हैं और ऑल वेदर रोड हमारी नो वेदर रोड बन के रह गई है और एक बड़ी भारी आपदा का एक हमेशा के लिए। दूसरा, सुरंगें, नो यू कंपनी को आपने देखा होगा सिलक्यारा में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने लेकर इन्होंने ठेका दिया, उसको पता ही नहीं है किस तरह से यहाँ पे जो टनल बना। अभी तो हमने आपदाएं इतनी फेस करनी है मैडम, इनके कारण ये अनुभवहीन लोग जो जनता से 70,000 वो ले रहे हैं, मालूम नहीं क्या सलाह ले रहे हैं। मूर्ख बनाने वाली राजनीति और भ्रम की राजनीति ने इन्होंने हमारे पहाड़ को, हमारे उत्तराखंड को गर्त में डाल दिया है, गर्त में डालने का काम किया। ये गंभीर आरोप है क्योंकि लगातार जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, और ऐसा नहीं है, इन आपदाओं का दंश जब भी बारिश का मौसम आता है, क्योंकि अक्सर कब मौसम का मिजाज बदल जाए पहाड़ी क्षेत्र में कहा नहीं जा सकता है, और ऐसे में कब प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ जाए, इसके लिए कितनी तैयारी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ देवेश उनियाल जी भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता का। देवेश उनियाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम, मुझे आवाज आ रही है आपकी। क्यों हिमालयी राज्यों को अनदेखा किया जा रहा है? मैम, अनदेखी की बात तो यही है कि जो जिस राज्य में हम रहते हैं, ये एक ऐसा एरिया है जो जोन 4 और जोन 5 ऑफ द सेस्मिक रीजन में आता है, कि इसमें हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये सारा। अब उसके बाद भी जब से भाजपा सरकार आई है, और जब से, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले कुछ अच्छा था या कुछ अब खराब हो गया है, बट मेन जो इशू ये रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है और प्रधानमंत्री जी जब भी केदारनाथ गए या जहां भी गए तो वो डेवलपमेंट की बात करने लगे। अब उन क्षेत्रों में हम डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं जो जोन 5 सेस्मिक एरिया में आते हैं। अब वो जो एरियाज हैं वो कैपेसिटी उनकी है नहीं इतने लोगों को अकोमोडेट करने की, ना ही जैसे हम जोशीमठ की बात करें, जो जोशीमठ का मेन इशू जो आज आ रहा है वो ये है कि उसकी जो कैपेसिटी थी जो पूरे एरिया की, वो अब खत्म हो चुकी है कि ना वो लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, ना वो नई कंस्ट्रक्शन को अकोमोडेट कर सकता है। पर तब भी, उसके बाद भी वहां पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे एनटीपीसी की जो टनल हो रही है, मेन इशू जो आया है वो टनल की वजह से आया था।
कि जो एनटीपीसी का टनल ठीक जो है। जोशीमठ के नीचे से क्योंकि खोदा जा रहा हिमालयी जो था। राज्य हैं या जो जिक्र जी करें मैम। भूस्खलन और बाढ़ जैसी जो समस्याएं सामने आती हैं, समस्याएं हैं क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राकृतिक चीजें बहुत ज्यादा हैं। कब मौसम में तब्दीली आ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे हम विपक्ष का जिक्र करें, विपक्ष ने भी इन मुद्दों को नहीं उठाया क्योंकि उत्तराखंड लगातार वो दंश झेलता रहा है। वो जख्म जो है वो और गहरे ना हो और मेंटेन किया जा सके, विपक्ष की कुछ रणनीति इसको लेकर कभी सामने नहीं आई। देवेश। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है कि कोई रणनीति सामने ना आई हो। हमेशा इसको एक उसी तरीके से देखा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी जो पॉलिसीज हैं वो उसी तरीके से डेवलप करी गई थी पहले। बट उस टाइम बात ये थी कि इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट का जो बर्डन था हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पे इतना ज्यादा नहीं था, जो कि आज की डेट में इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है कि जिस वजह से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। डे बाय डे हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं पर भूस्खलन हो जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मिट्टी सारी ढीली हो चुकी है जिस वजह से हर सभी कुछ जैसे पहाड़ गिर जा रहे हैं या कुछ भी जहां भी रहने की व्यवस्था है लोगों की, वो सब घरों में कितने क्रैक्स आ गए हैं जोशीमठ में, आप जैसे ही देख सकते हैं। तो ये हमारे उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कभी इस मुद्दे को नहीं रखा। ठीक है देवेश जी, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुनीता विद्यार्थी जी। इसके बाद आपका रुख करेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति है इन हिमालयी राज्यों को लेकर विपक्ष की, वो भी जानेंगे आपसे। सुनीता जी, अभी देखा जाए जो अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण सामने आ रहा है वो मूलभूत जो सुविधाओं या मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर एक चुनावी बिसात जो है बिछती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन चुनावी शोर में जो हिमालयी राज्य हैं उनको लेकर या भूस्खलन को लेकर या बाढ़ से कैसे निपटा जाएगा, इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं को लेकर क्या कुछ पक्ष की रणनीति, क्या कुछ एजेंडा? सुनीता जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। आज 4 घंटे में और अगले साल हम 2.5 घंटे में दिल्ली होंगे। ये बैकग्राउंड वॉइस म्यूट करिएगा। सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं? सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज ऑडिबल है? जी जी जी, कंटिन्यू। ओके, देखिए उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील प्रदेश है और ऐसे प्रदेश में निश्चित रूप से जो हमारी प्री और पोस्ट जितने भी योजनाएं होती हैं, जितना भी हम लोगों को तैयारी करना होता है, उसमें तमाम हमारी संस्थाएं, तमाम विभाग जो हैं वो 24/7 काम करते हैं। और यहाँ पर निश्चित रूप से जो प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, उन्हीं अप्रोचेस से हम लोग ऐसी आपदाओं से निपटाया जा सकता है जितनी भी जो नुकसान होने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जितना भी प्रदेश में हम सब देखते हैं कि पीछे तो आपने बहुत सारे हमारी कभी पिथौरागढ़ की बात आई, जोशीमठ की आई, बहुत सारे ऐसे प्रॉन एरियाज हैं जहाँ पे इन चीजों को हमने झेला। और निश्चित रूप से जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देवेश की भी बात सुनी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कई बार ऐसे बड़े जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं हम, या जो जहाँ पे ज्यादा वर्क लोड हो जाता है और बसावट जहाँ पे कम होनी चाहिए, वहां पे एकदम से हम लोग अगर 10 गुना ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो नई पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, तो वहां ये दिक्कतें आती हैं, नो डाउट। दूसरी बात जो क्लाइमेट चेंज है, देखिए क्लाइमेट चेंज का उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, तमाम विश्व में क्लाइमेट चेंजेस के जो इफेक्ट्स हैं वो हम सभी को झेलने पड़ रहे हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है सुनीता जी कि अगर दिक्कतें आती हैं, क्लाइमेट कब चेंज हो जाए नहीं कहा जा सकता है, तो तभी उन आपदाओं के लिए तैयारी भी उतनी ही जरूरी होती है, उसे तवज्जो देना भी उतना ही जरूरी होता है। निश्चित रूप से देखिए हमारी धामी सरकार ने, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोनी जी, रेस्क्यू, रिकवरी एंड रेजिलियंस जो 3R की हमारी राज्य स्तरीय योजना है और योजना सरकार के नियंत्रण में है। इसके माध्यम से हम लोग वो तमाम सारी चीजें जो हमारे, मैं कहती हूँ कि आपदा से पहले की क्या तैयारियां हमारी रहती है, सरकारों की क्या तैयारियां रहती है, स्थानीय लोगों की वहां पे क्या भागीदारी होनी चाहिए, क्या अप्रोच वहां के लोगों का होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें शामिल की जाती हैं। और अभी हमने देखिए
नवंबर 2023 की बात मैं करूं, हमने यहाँ पे ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में धामी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 6 वर्ल्ड डिजास्टर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें हमने तमाम 56 देशों को शामिल किया था और उन देशों से जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे, क्योंकि हर देश की ये मुख्य प्रॉब्लम है। तो आज के समय में हम किस तरीके से इसमें शोध कार्यों को आगे बढ़ाकर जितनी भी हमारी, क्योंकि हमने एक रेजिलिएंट इंडिया पुस्तक का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस टाइम पे हुआ था, उसमें सारी तमाम चीजें हमने उसमें लिखी थी कि हम लोगों को जन भागीदारी, सरकार की वहां पे जो जिम्मेदारी है और तमाम जो वहां की चीजें हैं उनको किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट करें और वहां पे आपदा आने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां रखनी चाहिए, आने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। उमा सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के बीच जो चुनावी बिसात बिछती हुई नजर आ रही है, उन मुद्दों में कहीं ना कहीं ये मुद्दा छूटता हुआ नजर आ रहा है कि जो प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनको और तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको लेकर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे ना विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं बखूबी, ना पक्ष की तरफ से। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मैं समझती हूँ पिछले 15-16 सालों से आपदा लगातार हर साल, हो सकता है इससे भी ज्यादा, मैं देखिए जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो खुद से महसूस किया है और जो मैंने आंकड़ों में पढ़ा है, जो मैंने देखा है, पिछले 15-20 सालों से आपदा हर साल बढ़ती जा रही है। लगातार उसका जो पहले जो खतरा होता था या उसकी जो तीव्रता होती थी वो लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। और लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो बहुत सारी बातें आकर पटल पर रखते हैं, बहुत सारी बातें आकर कहते हैं और बहुत सारी चीजें। देखिए, हमने जब केदारनाथ आपदा देखी थी, वो हमारे जहन में सबसे नई और सबसे खतरनाक आपदा थी। केदारनाथ में पूरा रामबाड़ा मतलब वर्ल्ड के नक्शे से हट गया, तो उस समय सभी लोग आपदा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हुए और उस पे हम लोगों ने बात की। लेकिन पता चला कि उस आपदा के बारे में भी हमारे वैज्ञानिकों ने पहले तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनको बता दिया था कि इस तरह का यहाँ पर खतरा हो सकता है। और समय समय पर हमारे वैज्ञानिक जो हैं, वो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं बताते या पीएमओ तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं जाती है, पर मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ में ये बिल्कुल नहीं आता कि अभी मैं सुन रही थी सुनीता बोराई जी को, वो वाकई में चिंतित थी और उनको चिंतित होना भी चाहिए। वो एक उत्तराखंड की नागरिक है, उनकी चिंता बिल्कुल जायज है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपदाओं को रोकने का प्रयास करेगा कौन? इन वैज्ञानिकों की सुनेगा कौन? ये वैज्ञानिक जो बेचारे दिन रात थीसिस लिखते हैं, अपने सारे वहां पर अपने सारी रिपोर्ट्स देते हैं और जाकर वहां पर काम करते हैं, उसके बाद वैज्ञानिक तरीकों से एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं और मुख्यमंत्री को बताते हैं, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वही, मैं इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही बोलूंगी। कौन है जिम्मेदार उत्तराखंड की आज की इस दुर्दशा का? हम कहते हैं कि वहां पर लोग बस गए, एक्स्ट्रा लोग बस गए, बाहर आ गया। किसने बसाया भाई? कि क्यों नहीं रोका समय रहते? और आप देखिए जिस तरीके से और दूसरी बात, आप ये देखिए सिलक्यारा टनल पर काम हुआ, सिलक्यारा में 1 महीने हमारे मजदूर फंसे रहे, विपक्ष चिल्लाता रहा, मीडिया चिल्लाते रहे और खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आप मुझे बताइए, सिलक्यारा से निकले हुए 3 महीने हो गए, किस दोषी को सजा हुई? किस उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके बाहर निकाला गया? कितने लोगों को फांसी चढ़ा दिया जिन्होंने सिलक्यारा में हमारे मजदूरों को इस मौत के मुंह में धकेला था? कहीं कोई काम नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, आपदा आती है, मुख्यमंत्री जी दौड़ते हुए नजर आते हैं, मुआवजा दे दिया जाता है, हम लोग भी कैंडल मार्च चला, लेकिन उस परिस्थिति से निपटने के लिए एक ठोस जो एक स्टैंड लेना चाहिए, वो फिलहाल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। हालांकि योजना का जिक्र किया है सुनीता जी ने। सुनीता जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस बात का जवाब लेंगे। इसके बाद पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार माना किसे जाए, कि आखिर आपदा से निपटने के लिए राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ योजनाएं रहेंगी आने वाले समय में, और फिलहाल इसे दरकिनार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मसला है, मुद्दा है, आम जनमानस की रक्षा का भी सवाल है। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं का दंश पहले ही उत्तराखंड झेल चुका है, केदारनाथ से लेकर रैणी से लेकर जोशीमठ जैसी आपदा का दंश, और ये जख्म अब आगे और ना सहने पड़े, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? सुनीता जी, आपसे जवाब लेते हैं उमा सिसोदिया जी की बात का, इसके बाद पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। जी,
देखिए सोनी जी, जो हिमालयन भूगर्भीय वैज्ञानिक हैं, उनकी लगातार हमारे साथ यहाँ पे बैठ के होती हैं, और पीसी थपलियाल जी भी बखूबी जानते हैं कि लगातार इन विषयों पे हमेशा चैनल के माध्यम से भी बातें उठाई गई हैं, और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो लगातार इसमें शोध करती रहती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें इसमें अब अच्छी की जा सकती हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपदा, देखिए हम सब लोग जानते हैं, अभी उमा जी बोल रही थी कि वैज्ञानिक तो अपनी जो सूचनाएं हैं वो दे देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया गया। देखिए सरकार के सभी पूरी टीम जो वहां पे होती है वो डिप्लॉय होती है, लेकिन आपदा और मुझे और आपको बताकर थोड़ी ना आएगी, वो तो अपने समय पे आएगी, और किस तीव्र उससे आती है वो सब बाद में हमको पता चलता है। लेकिन एक अंदेशा हो जाता है कि इस मात्रा में, इतनी फ्रीक्वेंसी में ये चीज घटित होने वाली है। बादल फटने की बात करें, हम लोग अतिवृष्टि की बात करें, ये तमाम चीजें हम लोग मौसम विभाग के माध्यम से भी जानते हैं, और हम सबको जानकारी होती है। उस ठीक है, वक्त माफी हम के लोगों साथ का सुनीता क्या जी आपको कार्य- रोकना चाहेंगे, वापस लौटेंगे। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, पेशी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पेशी थपलियाल जी, जो क्योंकि पहले कांग्रेस की सत्ता रही और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की, लगातार जो ये आपदाएं आई, हालांकि उस योजना का भी जिक्र किया है, राज्य सरकार की जो योजना है सुनीता जी ने उसका भी जिक्र किया, तो कितनी प्रभावी और इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि किसे जिम्मेदार माना जाए? देखिए, इस बारे में तो जिस तरह अभी मुख्यमंत्री यहाँ अल्मोड़ा में भाषण दे रहे थे, ऐसे ही भाषण इन्होंने पौड़ी में दिया, सेम जैसे टैप रिकॉर्ड होता है, और लगभग 10-15 बार वो मोदी जी मोदी जी। अब मोदी जी है जो यहाँ की आपदा को रोक पाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा उच्च हिमालय में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में जीएमएस रोड में है, मैं बिल्कुल उसका मेरे सारे फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं थपलियाल साहब, खुद प्रधानमंत्री इस उच्च हिमालय में ऐसी गतिविधि केदारपुरी के नाम पे और बद्रीशपुरी के नाम पे, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का भी, जिन्होंने मतलब एक नया शहर बसाने की उच्च हिमालय में जो वो कर रहे हैं, उसको कौन माइका लाल रोक सकता है? क्या उत्तराखंड की राजनीति स्ट्रक्चर में है कि यहां से देहरादून से टिहरी तक एक टनल बन रही है, और कल टिहरी डैम में भूकंप के कारण अगर उजड़ता है तो हम भी मरेंगे और वो भी मरेंगे जिन्होंने ये कर रखा है। कोई ये इस पहाड़ में करने वाला बात है? हमने कभी नहीं सोचा था कि ये जो ऑल वेदर रोड के नाम पे और जिस तरह से टनलों का, पूरे ही कच्चे हिमालय को टनलों से टनलबाजी में तुमने कर दिया है। और अभी मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि उस कंपनी को दिया जिससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, बिल्कुल इससे डिनाई करते जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि उस नौयुग कंपनी से इन्होंने लिया कि नहीं लिया। सारे अखबारों में, सारे मीडिया में आ रखा है कि वहां पे जो 11 में जो ठेका दिया गया ये टनल बनाने का, उस कंपनी को दिया गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे 11 लोग बिजली से चिपक गए थे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। किसको बोले, एक आदमी लुधियाना का ठेकेदार, और उसको ये नहीं मालूम कि वहां अर्थिंग करनी चाहिए थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत कितने लोग वहां पे इन लोगों के कारण, जिनको मोदी 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 के अलावा कुछ नहीं सोचता, इनको ये ऐसे लोग हैं जिनका अपना विजन ही नहीं है। वो केवल बोलते जा रहे हैं कि यहाँ ऐसा है, लेकिन कुछ नहीं है। अभी जो डॉक्टर सती आए थे, जो वहां पे जो लड़ रहे हैं जो सिमट में, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अब जो आपने बोला कि विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल, नहीं लेकिन उठा रहा अतुल है, सती जी कुछ भी सवाल पूछने से पहले ही डिबेट छोड़कर चले गए। खैर, देवेश जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद सुनीता जी, जो पीसी थपलियाल जी ने कहा उसका जवाब भी लेंगे आपसे, जो सवाल उठाया उन्होंने। देवेश जी का रुख कर लेते हैं एक बार। देवेश जी, क्योंकि कब कैसे आपदा में कमी आएगी, इसको लेकर विपक्ष की क्या कुछ रणनीति और किस रणनीति के साथ वो जनता के बीच पहुंचेगा? मैम, विपक्ष की रणनीतियां तो इसमें ऐसी यही रही है कि ये सिर्फ एक पार्टी का काम नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एक्शन। जब तक जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कि जनता भी और राजनीतिक पार्टियां भी, या जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी, जब तक मिलके इस चीज के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो ये आपदाओं के जो भी बैड इफेक्ट्स हैं उनको हम तब तक कंटेन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि जोशीमठ वाला इशू, अगर उसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि
जो सरकारी एजेंसीज हैं वो जनता के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि अनप्लान डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया, ठीक है। जनता जो है वो सरकार के ऊपर ब्लेम कर रही है कि वो टनल वाला जो इशू आ गया है। तो ऐसे में सिर्फ ये ब्लेम गेम करके तो कुछ काम होगा नहीं, तो किसी को तो अकाउंटेबिलिटी इसमें लेनी पड़ेगी। तो वही चीज है कि जो सरकार भी है और जो विपक्ष जो हमारी अभी जो पार्टी सत्ता है वो में भी है तो उसकी जिम्मेदारी जी। है। आगे चुनाव को लेकर आप लोग भी तैयारी कर जी। रहे हैं, तो बिल्कुल आगे मैम, अगर बिल्कुल, सत्ता में है बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ तो तैयारी, कुछ तो आपने बिल्कुल रोड मैम। मैप तैयार किया होगा। मैम रोड मैप के लिए तो यही चीजें हैं कि इनकी जो भी ये आपदा वाली साइट्स हैं या जो भी हैं, इनकी एक सैटेलाइट प्लानिंग करी जाए कि उससे मैप करा जाए, पता चला जाए कि जो वेदर रिपोर्ट्स हैं या फिर जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो इन चीजों के लिए आती हैं, उन रिपोर्ट्स पे एक संज्ञान उनका ठीक समय पर लिया जाए। ऐसा ना हो कि वो वापस ठंडे बस्ते में ही रख दी जाए, जैसे मैम बता रही थी कि हर बार रिपोर्ट्स आती हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं करके सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिना किसी ऑथराइजेशन, बिना किसी क्लियरेंस के पास हो जाते हैं। तो उसी की तरफ हमारा वो रहेगा कि भाई कि जब भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, जब भी प्रदेश में ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे तो एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उनका करा जाएगा और उसी के बाद ही फिर उसमें आगे प्रक्रिया करी जाएगी कि जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं क्या इनसे नुकसान ज्यादा है कि इनका फायदा और नुकसान का जो मूल्यांकन करके तब देखा जाएगा कि भाई कि ये ठीक है, जो सुनीता जी का रुख कर नुकसान लेते हैं। है, अगर सुनीता ज्यादा जी, है तो उस पीसी पे करेंगे। थपलियाल जी की बात आपने सुनी बखूबी। साथ ही संकल्प पत्र को लेकर 70,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव भी आए हैं। इन सुझावों के साथ साथ संकल्प पत्र में क्या इस मुद्दे को भी शुमार किया जाएगा? सुनीता जी किससे पूछ रहे हैं? सुनीता जी आपसे, इसके बाद उमा जी आपका रुख करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो 70,000 सुझाव जनता ने हमें दिए हैं, निश्चित रूप से उसमें आपदा संबंधित भी बहुत सारे सुझाव हैं और वो केंद्र के लिए भी हैं, क्योंकि 60% जो है वो स्टेट लेवल पर हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और जो 40% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है कि इस तरीके के सेंट्रल प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे हैं वो चलाए जाने चाहिए। ये वाली प्रोजेक्ट्स की हम लोगों को जरूरत है। एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट रखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाएं। और जहां पर अभी मैं देवेश की बात सुन रही थी, बहुत अच्छे वो एनालिसिस यहाँ पे किया। भले वो देखिए आपकी विचारधारा किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर आप सही फैक्ट के साथ में अपनी बात रखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमें विपक्ष भी एक तरह से सहयोग करता है कि हम लोग उस कार्य को सही तरीके से सुनीता जी, पहली बार सत्ता पक्ष ने इस बात का जिक्र तो किया। नहीं, देखिए मैं हमेशा करती हूँ। आप सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। अब रही थपलियाल जी की बात, थपलियाल जी से मैं इसलिए नाराज होती हूँ कि जो उम्र आशीर्वाद देने के लिए उसमें फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं भाई गाली दे दूंगा अगर ज्यादा बोले तो, इसलिए हम उनका मान रखते हैं। देखिए मोदी इसलिए हम कर रहे हैं ना थपलियाल जी, मोदी जी भ्रष्टाचार जो कांग्रेस ने फैला रखा है उनके लिए तो मोदी जी आपदा है, इसलिए मोदी होगा। आप बताइए, कांग्रेस नेत्री हैं प्रतिमा सिंह, अभी उन्होंने कल सोशल मीडिया में इल्जाम लगाया कि हमारे कार्यालय में पुताई होनी थी, वो एक कांग्रेस नेतानी ने पुताई का ठेका लिया, 1.5 लाख में बिल बना दिया 8 लाख। अब बताइए चूना पुताई किसने की? कांग्रेस नेत्री ने की। उसके बाद 4 लाख का भोजन कहीं सारे अवैध जो काम होते हैं या इस तरीके के जो काम होते हैं उसमें विपक्ष के नेता ही शामिल होते हैं। सुनीता जी ठीक है, उमा जी का रुख कर लेते हैं। उमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। उमा जी भाजपा, अभी चुनाव है तो मैं यही कहती हूँ भाजपा चुनिए। और ये जो क्लाइमेटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, थपलियाल जी बहुत वरिष्ठ हैं और ऐसा नहीं है, वो चिंता करते हैं, हमारी सबकी चिंता करते हैं, वो हर तरीके से वो डांटते भी हैं, बताते भी हैं। उमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनीता जी ठीक है। मेन बात देखिए ये है कि ये एक देश एक राज्य के बस की बात नहीं है। इसमें जैसे कि अभी देवेश ने बोला कि हम लोगों को संयुक्त होके सभी राज्यों को, पूरे देश को, पूरे विश्व को इस पर आना पड़ेगा। और ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर हम लोग बहुत काम करते हैं। स्कूल लेवल पे हमने ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल कैसे होगा सत्ता पक्ष के लिए जब विपक्ष के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं और ये कैसे पॉसिबल होगा? उमा जी का रुख कर लेते हैं। सुनीता जी इसके बाद आपका रुख करते हैं। अब समय थोड़ा सा देते हैं उमा जी को भी। जी उमा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। उमा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सॉरी जी
सोनी जी, मैं अभी छोटे भाई देवेश की बात सुन रही थी और उनकी बात सुनते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे एक सिद्धांतों से भरा हुआ युवा अभी अभी स्कूल से कॉलेज से निकल कर बाहर आया है और बाहर आके उसके मन में इतने ज्यादा मतलब क्रांति है कि मैं इस देश को, इस दुनिया को बिल्कुल बदल दूंगा, और बहुत पॉजिटिव विचारों के साथ मैं साधुवाद देती हूँ। हमें ऐसे ही नेताओं की जरूरत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है सोनी जी? अगर हम आपदाओं की बात करें, हम चलो पूरे प्रदेश को जाने दीजिए, मैं एक सिंपल देहरादून की बात करती हूँ। यहाँ पर भू माफिया किस तरीके से सक्रिय है सबको मालूम है, जमीनों की खुर्द बुर्द कैसे होती है सबको मालूम है, मौका कहीं और कब्जा कहीं और, नदी के खसरे, नगर निगम के खसरे, खाल नाले खालों के खसरे, उन सब के ऊपर रजिस्ट्रियां हो जाती हैं और उन सब के ऊपर आपका खतरा खतौनी भी हो जाता है। मतलब भ्रष्टाचार इस हद तक लागू है, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी मौके पर जाकर ये नहीं देखता कि ये जो रजिस्ट्री आई है, इसका जो म्यूटेशन करना है, ये मौका आखिर है कहां पर। सब कागजों में हो जाते हैं म्यूटेशन, सब वहां पर बिल्डिंग्स बन जाती है। नगर निगम को होश आया तो जाके तोड़ वोड़ देते हैं, नहीं तो नगर निगम को भी खिला पिला दिया जाता है और बिल्डिंग वहीं की वहीं बनी रहती है। उसके बाद अचानक आपदा आती है और आपदा में वो सारी चीजें बह जाती है। हमने मालदेवता की तरफ और तमाम दूसरी तरफ भी ये देखा है। मैं ये कहती हूँ कि उसके बाद फिर हम लोग शोर मचाते हैं, अरे आपदा में किसी का रिसोर्ट गिर गया, अरे आपदा में किसी का जो होटल था वो गिर गया। भाई बना कैसे वो होटल वहां पर? नदी के खसरे में होटल किसने बनने दिया? कौन है वो दोषी? चलिए, जिसका होटल गिरा वो दोषी है, उसको तो प्रकृति ने दे दिया, उसको करोड़ों रुपए का होटल उसका गिर गया, लेकिन वो लोग भी तो दोषी हैं, वो पटवारी, वो तहसीलदार, वो एमडीडीए वाले। क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि किस तरीके से हम सरकारी जमीनों की खुर्द बुर्द पे उतरे हुए नदी नालों खालों के म्यूटेशन हो जाते हैं, रजिस्ट्रियां हो जाती है, एमडीडीए नक्शे पास कर देता है, उसके बाद वहां पर बन भी जाता है। कोई सुपरवाइजर, कोई एई, कोई जेई वहां पे जाकर झांकने की कोशिश नहीं करता, कोई रिपोर्टिंग नहीं आती। तो ये जो भ्रष्टाचार, देखिए मैंने जो उदाहरण दिया है ये सिर्फ देहरादून का उदाहरण नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की आज यही स्थिति है। हम तब तक इन आपदाओं को नहीं रोक पाएंगे जब तक कि हम अपने जड़ों में घुसे हुए इस भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है उमा सिसोदिया जी, और आप कह रहे हो भ्रष्टाचार। ठीक है, पीसी थापलियाल जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं कि खनन पर शिकंजा नहीं लगा पा रहा है सत्ता पक्ष, खनन चरम पर है, जिस तरीके से उमा सिसोदिया जी ने कहा, और ऐसे में प्राकृतिक आपदा को लेकर भी संजीदगी नजर आ रही है सत्ता पक्ष की। क्या वाकई ये गंभीरता है? देखिए, अभी कोटद्वार का एग्जाम्पल देखूंगा मैं कि खनन के माध्यम से माफियों ने पूरा खोखला कर दिया था, पुल गिरा और पुल गिरने के बाद उन्हीं माफियों को ठेका मिल गया 100 करोड़ का। मैं गया था वहां पे, और मैं आज जब जो ये जोशीमठ की भी बात हो रही है या गोपेश्वर की बात हो रही है, तो पौड़ी जिले में, ये पौड़ी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, पौड़ी संसदीय क्षेत्र का जो विधायक इन्होंने दिल्ली से भेजा है कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसको एबीसीडी नहीं मालूम। वो पौड़ी में खड़ा होके कह रहा है कि मैं पौड़ी को मसूरी बनाऊंगा, वो बनाऊंगा शिमला। मैंने कहा बलूनी साहब, इसको अंग्रेज नहीं बना पाए तो तुम मरी हुई पौड़ी को पहले अपने पांव में खड़ा करने की बात बताओ, तब जाके तुम इसको वो बनाना मसूरी या शिमला। ये ऐसे बौने लोग जब आएंगे हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, पहले वो तीरथ था बेचारा गोबर गणेश की खुद पता ही नहीं था, अब ये दिल्ली से आ गया मेहरबानी से, किसी के आशीर्वाद से, पहले 6 साल का गलत शब्द नहीं था जी, इस मुद्दे को गलत शब्द नहीं माना। गणेश गोदियाल आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन आप ऐसे पूर्व सांसद को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं उठाता है, मैं आपको ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। पौड़ी में इनकी माफी मांगिए आप। एक मैडम आई वो वहां से लाठी बनकर, ये साहब ये जो मैं भेज रही हूँ गुजरात से इस लड़के को, तो लाठी बनकर मुंबई से आए थे, जिन्होंने मुंबई से आके यहाँ बिजनेस किया, 2 बार विधायक है, उन्होंने क्या किया? टूटा खसूटा आज बुरांस का फूल लगा के वहाँ पे अपनी भाषा में बोलकर भीख मांग रहे हैं, गड्ढा बना रहे हैं। काम करके इन्होंने फूक कानून की बात नहीं की, इन्होंने, इनके नेताओं ने ना मूल निवास की बात की, ना अंकिता के न्याय दिलाने की बात की, न प्राकृतिक संपदाओं में जो माफियों की लूट है इतनी रिश्तेदारी ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रही थी वो दीदी बन के आई थी, जो दीदी, मेरे को शर्म आई कि ऐसी दीदी इस पहाड़ की मातृ शक्ति के आगे, सुनीता, ऐसी महिलाओं के आगे क्या बेइज्जती हो दीदी, जो वहां से आई थी, जिसका अपना सारा देश को मालूम है कि क्या उसकी बेटी तो आगे कर रही है और क्या वो स्वयं उसका रोल है। इसलिए मेरा बहुत दुख हुआ है कि ऐसी लीडरशिप अगर हमें देंगे
तो फिर हो गया हमारा कल्याण, भगवान मालिक है। हम बिल्कुल, लीडरशिप पर सवाल जो विपक्ष को लेकर आप सवाल उठाते हैं सुनीता जी, चलते चलते, तो क्या खनन पर शिकंजा आप कसेगा? क्योंकि ये गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष में। देखिए, भ्रष्टाचार को मिटाने का कार्य भाजपा ने किया है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि 4 लाख की कैटरिंग का खर्चा था और 40 लाख का बैंगन बना के भरता खा गई कांग्रेस के नेता और नेतानियां। तब भी आप लोग कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन तमाम मूलभूत जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है आपदा का, कि आखिर इस आपदा में जो आपदा का दंश उत्तराखंड ने झेला और करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कैसे होगी और साथ ही इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी राजनीतिक पार्टियों को। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।